15 जनवरी 2024 सॉरी 2025। बेटा आमना आपके लिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अंजुम बेटा आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 2 बच्चे एब्सेंट हैं। हमने लास्ट क्लास में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया हुआ है। फर्स्ट पार्ट आसान है, खुद से कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट पर मैं आपके साथ हूँ कि जब किसी मेटल की प्लेट पर कोई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट होती है तो उस इंसिडेंट एनर्जी का एक सर्टेन पार्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में कंज्यूम होता है, इट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और जो रिमेनिंग एनर्जी होती है सर वो चली जाती है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बचपन से पढ़ रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में स्पीड पूछ रहे हैं, इसलिए बेटा मैंने लिखा है हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा बेटा इंसिडेंट एनर्जी कितनी है? सर इंसिडेंट एनर्जी अभी हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट की है। इंसिडेंट एनर्जी की बेटा वैल्यू है 7.1 एक्सपोनेंट -19। इंसिडेंट एनर्जी है 7.1 एक्सपोनेंट -19। वर्क फंक्शन, सर वर्क फंक्शन भी गिवन है 5.5। प्लस है बेटा इधर आके माइनस हो जाएगा 5.5 एक्सपोनेंट -19। सॉल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इस क्वेश्चन में सर काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी, इस क्वेश्चन में स्पीड पूछी है। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस किया हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर से। और हाफ एम वी स्क्वायर में सर ये वाला 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा। और एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगी स्पीड का स्क्वायर। सर स्क्वायर का भी अंडर रूट ले लेंगे, बच्चों वाली बात है, अंडर रूट ले लेंगे तो इसका फाइनल आंसर आएगा 5.9 एक्सपोनेंट 5। 5.9 एक्सपोनेंट 5 ये हो जाएगी इसकी स्पीड। तो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है कि मेटल की प्लेट पर जो लाइट इंसिडेंट होती है पहले उसकी एनर्जी लिखें। उसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लेमडा। इसका एक सर्टेन पार्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च होता है, इट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। तो वही इक्वेशन मैंने यहाँ यूज की है और हमने कैलकुलेट कर ली है स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। हमने कैलकुलेट कर ली है स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। सर ये नीचे मैक्स लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है? भाई मैक्स का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पर होते हैं सर, अब उनके ऊपर लाइट पड़ती है ना तो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस से बाहर निकलते हैं सर उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, उनकी स्पीड मैक्सिमम होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के नीचे होते हैं वो जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उनकी कुछ एनर्जी बाहर निकलने में जाया हो जाती है। तो जब वो बाहर आते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी सी कम होती है और उनकी स्पीड भी थोड़ी सी कम होती है। तो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन will have speed lower than Vmax, लोअर देन Vmax। तो भाई जो सरफेस से निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और जो सरफेस के नीचे से निकलते हैं, जो नीचे से निकलते हैं जाहिर सी बात है उनकी तादाद भी बता रहे ज्यादा होती है और उनकी एनर्जी इससे कम होती है। तो इसका आंसर होगा कि दोज these electron loss energy या लॉस काइनेटिक एनर्जी
टू कम ऑन सरफेस, क्योंकि वो सरफेस के नीचे होते हैं। जब वो सरफेस के नीचे होते हैं तो उनको सरफेस तक आने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी लूज कर देते हैं सरफेस तक आने में, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो ये बड़ा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद इसका जो लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट नीचे एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को फिल करना है। लेकिन ये टेबल मैं आपको जब फिल कराऊंगा जब अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ और क्वेश्चन करा दूं। ये बहुत मुश्किल सवाल है, कराऊंगा लेकिन बिल्कुल आखिर में कराता हूँ, बिल्कुल लास्ट में। अभी नहीं कर सकते आप, इस सवाल को कर ही नहीं सकते आप। अच्छा जी, और आगे चले। जरा बेटा ये क्वेश्चन उठाइए। ये क्वेश्चन मैं 2017 में क्यों लेके चला गया, तो उसकी वजह ये है कि अभी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सवाल कराया था उसमें ग्राफ था काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो मैं क्वेश्चन की वैरायटी आपको दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैंने एक ऐसा ग्राफ का क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूं जिसमें काइनेटिक एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी नहीं है बल्कि 1/वेवलेंथ है। ठीक है, ये सवाल की खास बात है। तो अगर आपके पास रीड एंड राइट की बुक है तो पहले तो बेटा इस क्वेश्चन पे पहुंच जाए। इस क्वेश्चन में पहली बात कह रहे हैं कि briefly describe two phenomenon associated with photoelectric effect that cannot be explained using wave theory। यानी उन दो बातों को अगर आप वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे तो वेव थ्योरी से आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ऐसी दो बातें बतानी है जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाती। ठीक सर, पहली बात तो ये कि अगर मैं लाइट की वेवलेंथ को चेंज करूं, ठीक है ना, लाइट की ब्राइटनेस को इंक्रीज करूं, तो लाइट की ब्राइटनेस इंक्रीज करने से सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन जब मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं तो इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाते हैं। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली टर्म है, सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली टर्म वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली टर्म वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। तो लिखिएगा पहली बात, नो फोटो इलेक्ट्रॉन emits out if frequency of incident radiation is less than थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है जनाब, क्योंकि वेव थ्योरी फ्रीक्वेंसी को मानती ही नहीं, वो तो सारी की सारी बातें इंटेंसिटी पे करा रही होती है। ठीक है जनाब, लेकिन यहां पर हमने आपको क्या बात बताई कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी, अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। ये बात वेव थ्योरी से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दूसरी बात, सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा लाइट की हम फ्रीक्वेंसी करते चले जाएंगे, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी मैंने दो बातें लिखी हैं और दोनों बातों के अंदर मैंने फ्रीक्वेंसी को बेस बनाया है। और वेव थ्योरी फ्रीक्वेंसी पे नहीं जाती, वेव थ्योरी ब्राइटनेस पे जाती है।
तो बेटा मैंने दो बातें लिखी हैं और ये दोनों बातें हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा जी। उसके बाद इन्होंने एक इक्वेशन लिखी हुई है और ये इक्वेशन देख के बच्चा बोलेगा सर ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। कैसे? तो जरा सुनिए। ये बताइए, थोड़ी सी जगह बना ले। अभी बेटा मैंने ऊपर क्वेश्चन कराया आपको कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्लेट पर इंसिडेंट होती है, ये उसकी एनर्जी है। सर इसका एक सर्टेन पार्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च होता है, दैट इज वर्क फंक्शन, और बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। अच्छा, एच सी अपॉन लेमडा ऐसी रखो, वर्क फंक्शन प्लस है, इसको उधर भेज दो, सर इधर आकर माइनस हो जाएगा। और वर्क फंक्शन को भी वेवलेंथ की फॉर्म में लिख दो। क्या मतलब? आपको याद है वर्क फंक्शन होता है एच एफ नॉट। एफ नॉट का नाम होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से रिप्लेस करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा एच सी अपॉन लेमडा नॉट। एच सी अपॉन लेमडा नॉट एंड इट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और फिर अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में से एच और सी कॉमन ले लो, तो सर जब हम एच और सी कॉमन लेंगे तो इक्वेशन की फॉर्म वो वाली बन जाएगी जो हमें क्वेश्चन में नजर आ रही है। तो खैर उसने कहा नहीं ड्राइव करो, लेकिन बच्चा बोले सर ये क्या आ गया, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये वही इक्वेशन है जो हम लास्ट 2-3 सवालों में कर चुके हैं। क्वेश्चन है कि बताइए कि ये लेमडा नॉट इसका क्या नाम है। तो मैंने आपको बताया था कैम्ब्रिज बोर्ड में इसका नाम है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और अलीजा के लिए हमने बताया था एमडी कैट में इसको ये लोग बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। इसका नाम है जनाब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है जनाब, और आगे चले। सर ये उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ की खास बात, सर आपने ग्राफ पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी के बजाय 1 अपॉन वेवलेंथ, ये भी मैंने पढ़ाया था, पर ये वैरायटी दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, पूछ क्या रहे? क्वेश्चन है लेमडा नॉट की वैल्यू बताएं। निकाल लेते हैं लेमडा नॉट की वैल्यू। अगर आपके पास बुक है तो मुझे बेहतर पढ़ के आप बता सकेंगे। ये मैंने उसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, और लाइन को बेटा जब मैंने एक्सटेंड किया तो इट इज 2.1 एंड इट इज 2.2। ठीक है ना, इट इज 2.2 और एक्सपोनेंट यहां से उठाऊंगा। ठीक है ना, बट इट इज 1 अपॉन लेमडा नॉट, याद रखिएगा, इट इज 1 अपॉन लेमडा नॉट। तो सर 1 अपॉन लेमडा नॉट आ रहा है, 1 अपॉन लेमडा नॉट आ रहा है 2.2 एक्सपोनेंट 6। खाली लेमडा नॉट चाहिए तो सर इसको रेसिप्रोकल कर दें, और जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो वेवलेंथ आ जाएगी मीटर्स में, और बेटा जो मीटर में वेवलेंथ आएगी वो आ रही है 4.5 एक्सपोनेंट -7। बेटा कॉपी कीजिए, इट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जो क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है उस ग्राफ को मैंने एक्सटेंड किया ताकि मैं 1 अपॉन लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पकड़ सकूं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 2.2, उसका रेसिप्रोकल 4.5 एक्सपोनेंट -7। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है, कैलकुलेट प्लैंक कांस्टेंट। तो हम चेक करना चाहेंगे आप लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं, क्योंकि काफी देर से हमारी आपसे कोई बात नहीं हुई। तो बेटा आयशा हमें बताइए, अगर ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का होता तो प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकालते? फिर इस सवाल पे लेकर आऊंगा। आयशा बेटा बताइए, इफ यू आर गिवन ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी,
Then how do we calculate the Planck constant? आयशा नहीं बता रही है मैं। अरीशा बेटा आप बता दें। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ हो तो प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकालते? जी, हमने थ्योरी पढ़ाई थी, अभी थ्योरी तो नहीं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये बात बताना चाहेंगे कि अगर आपने काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ का ग्रेडियंट निकाला तो दिस ग्रेडियंट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब जरा इधर आ जाए अरीशा बेटा। अभी हम लोग कर रहे हैं वन अपॉन लेमडा नॉट वाला ग्राफ, तो इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या इसका ग्रेडियंट प्लैंक कांस्टेंट दे देगा? नहीं सर, आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है कि हम लोग इसका निकालेंगे ग्रेडियंट, तो ये हमें बताएगा एच सी, ये हमें बताएगा एच सी। और फिर एच सी के साथ क्या करेंगे तो वो हम आपको लास्ट क्लास में एच को अलग कर लेंगे, मतलब सब्जेक्ट बना लेंगे। तो बेटा मैं यही पे सवाल करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं जगह बना रहा हूँ। चलिए जनाब, ग्रेडियंट निकालना चाह रहे हैं आप बच्चे भी निकालें बेटा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक पॉइंट ये वाला उठा लो। सर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2.2 एक्सपोनेंट 6, और सर इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। ठीक है जनाब, इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। दूसरा पॉइंट मैं आपसे बोलूंगा ये वाला उठा लो। इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा 3 एक्सपोनेंट 6। अलबत्ता वाई कोऑर्डिनेट जरा एहतियात से नोट कीजिएगा, पर वाई कोऑर्डिनेट भी बड़ा अच्छा सा आ रहा है। ये 1 है, ये 1.5 है, और ये 1.6 है। पर 1.6 के साथ ये नंबर भी है 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो ये बेटा मैंने ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट्स ले लिए। अब मैं आपसे कहूंगा कि खुद से निकालें ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट को एच सी के बराबर लिख के मुझे प्लैंक कांस्टेंट कैलकुलेट करके बताएं क्या आ रहा है। खुद से करें बेटा, खुद से करें, सिर्फ देखते रहेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। खुद से कीजिए ताकि दिमाग में बेटा बात बैठे कि अगर ग्राफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ है, तो ग्राफ का ग्रेडियंट एच सी बताएगा, जिसमें से हम एच निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट्स मैंने आपको लिख के दे दिए हैं, खुद से वर्किंग करें और हमें बताइए कि एच क्या है। इसका ग्रेडियंट आना चाहिए अराउंड 2 एक्सपोनेंट -25। इसका ग्रेडियंट आना चाहिए 2 एक्सपोनेंट -25। नहीं नहीं, सी नहीं, सी तो 3 एक्सपोनेंट 8 है। हाँ हाँ, जो एच का रिजल्ट आएगा वो एच होता है 6.63 एक्सपोनेंट -34। पर इसके आसपास आएगा, कोई एक्यूरेट तो नहीं आएगा। 6.7 भी आ सकता है। मार्किंग इसकी में 6.7 लिखा हुआ है पर कुछ भी आ सकता है, ग्राफ में तो थोड़ी सी आगे पीछे होगी कैलकुलेशन। तो ग्रेडियंट इज एच सी
and HC is 2 exponent minus 25. कैलकुलेशन हो गई हो तो हमें बताइए। ठीक है जी, अलीशा से हो गई है, एक दो बच्चे और बोलते हैं यस सर तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, अलीजा से हो गई, दो हो गए, एक और बच्चा बोले कोई, साइम से भी हो गए, तीन बच्चों ने कर लिया। तो एच सी का ये रिजल्ट और फिर एच इतना आना चाहिए ग्रेडियंट। उसके बाद एक और बात कह रहे हैं हमने इस मेटल की सरफेस को ऐसे ही छोड़ दिया, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गई, इसके ऊपर रस्ट आ गया, वर्क फंक्शन इंक्रीज हो गया, वर्क फंक्शन इंक्रीज हो गया। तो बस याद रख लें, जब कभी वर्क फंक्शन इंक्रीज हो जाए तो जो ग्राफ होता है ना वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। वर्क फंक्शन इंक्रीज हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, 1/लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो ग्राफ राइट हैंड पे शिफ्ट हो जाएगा। वैल्यू दी भी नहीं है तो हम अपनी मर्जी से ग्राफ बनाएंगे, अपनी मर्जी से। बस काम की बात यह है कि ग्राफ मस्ट बी पैरेलल विद द फर्स्ट गिवन ग्राफ। जो ग्राफ दिया हुआ है उसके पैरेलल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल है, शायद आपको भी ऐसे ही लग रहा हो। दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया तब हम आगे बढ़ना चाहेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा रीड कीजिए। क्वेश्चन जनाब ये है कि कोई सी ऐसी तीन बातें बतानी है जो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रूफ करती है। तो भाई वही वाली तीन बातें लिखे हैं। पहली बात थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली, दूसरी बात काइनेटिक एनर्जी वाली, और तीसरी बात नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वाली। बल्कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के बजाय इस पे चले जाएं, अगर हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं तो नो टाइम डिले। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो देयर इज नो टाइम डिले और फॉरन इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जनाब। और ये वाली बात भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। तो ये तीन पॉइंट मार्किंग स्कीम में लिखे हुए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली बात लिखी हुई है, फिर काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तीनों बातें लिखी हुई। जी बेटा, इसको हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जरा देखिए, तीन हमें वर्क फंक्शन दिए हुए और तीन वर्क फंक्शन देने के बाद पूछ क्या रहे हैं, बहुत ही मासूम सा सवाल। कह रहे हैं वेवलेंथ है 380 नैनोमीटर,
आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है इस लाइट की, बट इन ईवी, ईवी में कैलकुलेट करनी है। तो बेटा फार्मूला लिखें, और फार्मूला लिखकर वैल्यूज पुट करके एच सी अपॉन लेमडा। अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा एच सी जो होता है वो 2 एक्सपोनेंट माइनस 25 होता है। याद कर लें तो अच्छी बात है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा हुआ है कि एच सी 2 एक्सपोनेंट माइनस 25 आता है, याद किया जा सकता है। तो जरा टाइम की बचत हो जाएगी, वरना इतना लंबे लंबे एच लिखना, सी लिखना। तो इट इज एच सी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ है 380 नैनोमीटर। तो बेटा डिवाइड करो, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जूल में होगा। फिर इस जूल वाले रिजल्ट को ईवी में बदलना है। न्यूक्लियर फिजिक्स हमने पढ़ी भी है। ईवी में कन्वर्ट करने के लिए सर इस वाले नंबर से डिवाइड करा देते। और जब बेटा आप इस वाले नंबर से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा ईवी में, और ईवी में इसका आंसर आएगा 3.3। बट इसका रिजल्ट आएगा 3.3, यह आएगा 5.2 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल, और ईवी में आएगा 3.3। अब किसी बच्चे से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। बेटा आमना आसान सा सवाल है। हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली है जो कि रेडिएशन की है। इस रेडिएशन से बताइए किस प्लेट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकते हो। आमना बेटा, किस मेटल प्लेट पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप करा सकते हो? किस पर बेटा, जोर से बोलिए। जिंक पे करा सकते हैं। या अल्लाह, ये एनर्जी 3.3 है, तो ये 3.3 लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो ये बेचारी जिंक से तो करा ही नहीं सकेगी। जिंक के लिए कम से कम एनर्जी 3.6 चाहिए। आमना बेटा क्या हो गया, वर्क फंक्शन होती है मिनिमम एनर्जी। 3.6 पे तो ये बेचारी फेल हो जाएगी, 4.3 पर भी ये फेल हो जाएगी। अब आप अपने आंसर को सही कर ले और हमें बताएं किस पे करा सकते हैं। 2 पे करा सकते हैं, आपने अब सही आंसर किया है। सोडियम पे करा सकते हैं क्योंकि सोडियम को चाहिए 2.4, ये 3.3 है। और कैल्शियम पे करा सकते हैं क्योंकि कैल्शियम के लिए 2.9 और ये 3.3 है। ठीक है बेटा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन ये है कि फोटोन की वेवलेंथ 380 है, मेटल की प्लेट पे पड़ रही है, और इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। फोटोन पड़े मेटल की प्लेट से, इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में इमिट हो रहे हैं। ऑल द photons are absorbed in the surface and no photoelectrons are emitted. Calculate the force। अब ये फोर्स वाला टॉपिक अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ये मोमेंटम और फोर्स की तरफ लेके जा रहा है। ये बटा अभी टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं इसको भी कराने में इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है। अच्छा बेटा, अब आप मुझे ये बताएं, जब हमने 3-4 सवाल कर लिए, ईमानदारी की बात है, अब आप बाकी क्वेश्चन खुद से आराम से कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं। तो मैंने इसमें टोटल 10 सवाल डाले, टोटल 10 सवाल है। ये 10 सवाल मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग सॉल्व करें, और सॉल्व करके अगली क्लास में, कल तो खैर मैं पेपर 5 का सवाल कराऊंगा आपको, कल मैं पेपर 5 पे लेके जाऊंगा, कल पेपर 5 का कोई क्वेश्चन कराएंगे आपको। लेकिन आप अगली क्लास के अंदर मैं आपसे चाहूंगा कि आप इन 10 सवालों को करके बैठे, और जो सवाल आपसे ना सॉल्व हो वो मुझसे सॉल्व कराएं, बजाय इसके कि मैं बच्चों की तरह एक एक सवाल सॉल्व करूं। इसलिए मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद कर रहा हूँ।